कई बार हमारी आंखों के सामने जो सच होता है वो असली सच नहीं होता। ये कहानी भी ऐसे ही एक राज से भरी है, जहां एक वसीयत लापता हो जाती है और उसके साथ ही कई रिश्तों के चेहरे भी बेनकाब हो जाते हैं। एक दिन घर के अंदर तेज आवाज, घड़ी की टिक टिक, फिर अचानक एक तेज चीख। सविता देवी घबराई हुई बोली, अरे अरे कोई देखो, ये क्या हुआ? सब लोग दौड़कर राजेंद्र प्रसाद के कमरे में आते हैं। उनका मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। पापा को क्या हुआ? पुलिस को बुलाओ। श्यामलाल फोन की तरफ भागता है। तभी वकील गुप्ता कमरे में आता है। मुझे डर था कुछ ऐसा होगा। राजेंद्र जी कह रहे थे कि वो अपनी वसीयत बदलने वाले हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन पुलिस तहकीकात करने आई। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन कुछ तो अजीब है। समीर चौंक कर बोला, कैसा अजीब इंस्पेक्टर जी? उनकी वसीयत कहाँ है? सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर नजरें झुका लेते हैं। मतलब कहीं ये मर्डर तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब? तभी वकील बोलता है, वसीयत बदलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हो सकता है कि किसी को ये पसंद नहीं आया हो। सन्नाटा छा जाता है। हर कोई शक के घेरे में आता है। रात का अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, बल्कि हवेली के अंदर भी कई दिलों में अंधेरा भर गया था। कुछ छुपाया जा रहा था, कुछ जलाया जा रहा था। मुझे चुपचाप उन्हें जला देना चाहिए। श्यामलाल दबे पांव स्टोर रूम में जाता है। कुछ जलता हुआ कागज फेंकता है। तभी समीर वहां पर आ जाता है। क्या छुपा रहे हो? साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। समीर राख में से जला हुआ कागज उठाता है, जिस पर कुछ शब्द अधूरे हैं, इस वसीयत के अनुसार। तभी वहां इंस्पेक्टर अरुण आता है और सबको इकट्ठा करता है। हमें वसीयत के टुकड़े मिले हैं और कुछ चौंकाने वाले सबूत भी। क्या मतलब? इसमें लिखा था कि राजेंद्र जी अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा किसी और को देने वाले थे। कैसे? तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर आती है। नीना राजेंद्र की नाजायज संतान है। सब दंग रह जाते हैं। नीना रोते हुए, पापा ने कहा था कि वो मुझे अपनाएंगे, लेकिन उनकी मौत हो गई और वसीयत गायब हो गई। अब मैं किसके पास जाऊंगी? सबकी नजरें वकील गुप्ता पर जाती हैं, जो पसीना पसीना हो रहे थे। गुप्ता जी, आपको कुछ कहना है वसीयत के बारे में? गुप्ता सिर झुका लेते हैं, मानो सच्चाई सामने आ गई हो। झूठ कितना भी बड़ा हो, सच के आगे टिक नहीं सकता। और यहां भी वही हुआ। गुप्ता जी ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने वसीयत को नष्ट कर दिया था, ताकि समीर और अमन को ही सारी संपत्ति मिले। ये कैसी लालच है गुप्ता जी? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमारे पापा के साथ ऐसा करेगा। शायद मेरे पापा के जाने का दर्द अब हमेशा रहेगा, लेकिन उनका सच सामने आ गया, यही बहुत है। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? क्या वाकई गुप्ता ही अकेले गुनहगार थे, या कोई और भी पर्दे के पीछे से खेल रहा था? इंस्पेक्टर अरुण गहरी सोच में बैठा था। तभी कांस्टेबल एक रिपोर्ट लेकर अंदर आता है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नई बात सामने आई है। क्या कांस्टेबल? राजेंद्र प्रसाद की मौत सिर्फ दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। उनके शरीर में एक धीमा जहर मिला हुआ था। कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है। फिर इंस्पेक्टर अरुण तुरंत समीर और अमन को बुलाने का आदेश देता है। जाओ और सभी को बुला कर लाओ। अब मामला सिर्फ वसीयत का नहीं, बल्कि हत्या का भी हो चुका था। हवेली के हर शख्स पर शक की सुई घूम रही थी। इंस्पेक्टर अरुण समीर, अमन, सविता देवी, नीना और श्यामलाल को इकट्ठा करता है। अब सब साफ हो चुका है। गुप्ता ने वसीयत नष्ट की थी, लेकिन हत्या उसने नहीं की। सब चौंकते हैं। तो फिर पापा को जहर किसने दिया? इंस्पेक्टर अरुण धीमे कदमों से चलते हुए सविता देवी के सामने आकर रुकता है। जहर खाने में मिलाया गया था, और खाने का जिम्मा इस घर में किसका था?
सबकी नजरें धीरे धीरे श्यामलाल की ओर उठती हैं। श्यामलाल घबरा कर बोला, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सच बोलो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। श्यामलाल पसीने पसीने हो जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। साहब, मैंने मालिक को जहर नहीं दिया, मुझे जबरदस्ती करवाया गया था। किसने करवाया ये सब, बताओ मुझे। श्यामलाल कांपते हाथों से धीरे धीरे सविता देवी की ओर इशारा करता है। सविता देवी की आंखों में एक ठंडा भाव आ जाता है। अब उनका मासूम चेहरा कठोर दिखने लगता है। क्या ये सच है सविता जी? सविता देवी गहरी सांस लेती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर मुस्कुराती है, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। वो बोलती है, हाँ, मैंने ही उसे मारा। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं। गुस्से में अपने पापा को मार डाला, क्यों? सविता देवी क्रूर हंसी के साथ बोलती है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। उसने अपनी आधी संपत्ति उस लड़की को देने का फैसला कर लिया था, जिससे मैं उसकी औलाद मानने को तैयार ही नहीं थी। नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरी वजह से आपने पापा को मार दिया? सविता देवी गुस्से से बोलती है, हाँ, अगर वह तुम्हें अपनाते तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होता? इंस्पेक्टर अरुण आगे बढ़ता है और हथकड़ी निकालता है। लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, आज ये साफ हो गया सविता देवी। आपको अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सविता देवी ठहाका मारकर हंसती है। आखिरकार इंसाफ हुआ। सविता देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई। वकील गुप्ता को भी ये वसीयत नष्ट करने और धोखाधड़ी करने के लिए सजा मिली। लेकिन क्या यही अंत था? कुछ दिन बाद, नीना, पापा ने जो चाहा था वो अब होगा। हमारी आधी संपत्ति तुम्हारी है। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा का नाम चाहिए। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, ये सच अब कोई नहीं बदल सकता है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया, एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। हाँ बहना, तुमने सही कहा। समीर, अमन और नीना ड्राइंग रूम में बैठे हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हमारे बीच कोई लालच नहीं बचा। शायद यही पापा चाहते थे कि हम सब साथ रहे, बिना किसी स्वार्थ के। हम पापा के बिजनेस को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। वो एक कागज आगे बढ़ाता है, नीना के नाम आधिकारिक दस्तावेज, जिसमें उसे बराबरी का हिस्सा दिया गया है। मैंने कहा था ना, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। ये संपत्ति नहीं, ये तुम्हारा हक है। पापा का सपना था कि हम एक परिवार बनकर रहे। नीना दस्तावेज लेती है और पहली बार खुद को इस परिवार का हिस्सा महसूस करती है। जिस हवेली में कभी साजिशें रची गई थी, वहां अब हंसी गूंज रही थी। चलो भैया, इसी बात पर सभी लोग चाय पीते हैं। समीर, अमन, नीना साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। हवेली के नौकर भी अब पहले से ज्यादा खुश दिख रहे हैं। अब हमें मम्मी से मिलने जाना चाहिए। हाँ भैया, हमें भी माँ से मिलना जाना चाहिए। चाहे वह कैसी भी हो, लेकिन वो हमारी माँ है। समीर, अमन और नीना जेल के मुलाकाती कक्ष में खड़े हैं। सामने लोहे की सलाखें के पीछे सविता देवी बैठी हैं। उनका चेहरा थका हुआ है, बाल सफेद होने लगे हैं, आंखों में उदासी गहरी हो चुकी है। वो अपने बेटों को देखकर कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, फिर बोलती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बस देखने आए थे कि आप कैसी हैं। सविता देवी हल्का सा हंसती है, लेकिन वो हंसी पहले जैसी नहीं रही। उसमें अब ना क्रूरता है, ना घमंड है, बस एक खालीपन है। कैसी हो सकती हो? यहाँ हर दिन पहले से बदतर है, लेकिन शायद यही मेरी सजा है और यही मुझे मिलना भी चाहिए थी। नीना चुपचाप खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल है। सविता देवी उसकी ओर देखती है, पहली बार बिना किसी नफरत के उससे बात करती है। नीना,
मुझसे नफरत करती हो ना? नफरत नहीं, बस दुख होता है कि आपने अपने ही परिवार को तोड़ दिया। सविता देवी सिर झुका लेती है। उनके हाथ कांप रहे हैं। शायद उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मुझे माफ कर सकोगी नीना? शायद माफ करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अमन, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में भी वही दर्द था, लेकिन अब गुस्सा नहीं है। मां, हमें आपसे नफरत नहीं है, बस अफसोस है कि आपने हमें अनाथ बना दिया। तभी समीर आगे बढ़कर अपनी मां के कांपते हाथों को पकड़ता है। सविता देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन पहली बार वो आंसू पछतावे के थे। आपको जो सजा मिली वो कानून की नजर में सही है, लेकिन हमारे लिए आप अब भी हमारी मां है। जब तक आप यहां हैं, हम आते रहेंगे। सविता देवी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने बेटों और नीना को देखती रहती है, जैसे उनकी तस्वीर हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हो। ठीक है मां, अब हम सब घर जाते हैं। तुम अपना ख्याल रखना, हम आते रहेंगे। हवेली के लिविंग रूम में एक नया माहौल है, खुशियों भरा माहौल। समीर, अमन, नीना साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। अमन मुस्कुराते हुए बोला, भाई अब तो लगता है कि घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। हाँ, लेकिन अब मुझे भी बिजनेस की ट्रेनिंग दो, ताकि मैं भी आप सभी का हाथ बटा सकूं। सब हंसने लगते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन समीर थोड़ा गंभीर बोलता है, पापा चाहते थे कि हम सब साथ रहें। आज अगर वो होते तो शायद हमें यूं देखकर बहुत खुश होते। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर नीना हल्की मुस्कान के साथ कहती है, पापा कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं और शायद पहली बार सच में मुस्कुरा रहे होंगे। समय बीतता गया और हवेली में नए बदलाव आते गए। रिश्ते फिर से जुड़ गए थे, लेकिन कुछ जख्म अभी भी गहरे थे। समीर, अमन और नीना अब पूरी तरह बिजनेस संभाल चुके थे। हवेली में रौनक लौट आई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा खत आया जिसने सबको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। आज मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। समीर अपने ऑफिस में बैठा है। एक चिट्ठी उसके हाथ में है, जिसे पढ़कर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। अमन और नीना अंदर आते हैं। भाई, सब ठीक तो है? समीर चुपचाप चिट्ठी उनकी ओर बढ़ा देता है। अमन और नीना उसे पढ़ते ही चौंक जाते हैं। ये माँ की चिट्ठी है, हमें जल्दी से जेल जाना होगा। समीर, अमन और नीना जेल के एक खास कमरे में बैठते हैं। कुछ देर बाद जेलर उन्हें बताता है, क्या आप सविता देवी के परिवार से हैं? जी, हम सविता देवी का परिवार है। बताइए क्या बात है? सविता देवी बहुत बीमार हैं। लेकिन उन्हें ऐसा क्या हुआ है? आप ही जाकर देख लीजिए। जब वो उन्हें देखने जाते हैं तो वो कमजोर और बहुत बदली हुई लगती है। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं और चेहरा थकान और अफसोस से भरा हुआ है। तुम लोग आए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मां, आपकी चिट्ठी मिली, इसीलिए आए हैं। शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। बस तुमसे एक आखिरी विनती करनी थी। मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन क्या मेरी आखिरी घड़ी में मुझे मेरे घर जाने का मौका मिलेगा? कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। समीर, अमन और नीना एक दूसरे को देखते हैं। यह फैसला आसान नहीं था। तभी समीर बोलता है, हमें जेलर साहब से बात करनी होगी। जेलर सविता देवी को घर ले जाने के लिए बोल देता है। सविता देवी को जेल से मेडिकल पेरोल मिल गई थी। वो आखिरी बार अपनी हवेली लौटी। मुझे माफ कर दो सभी लोग। कमजोर होने के बावजूद जब उन्होंने हवेली के दरवाजे को छुआ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे अंदर आई, चारों ओर देखने लगी, जैसे हर चीज को अपनी यादों में समेट लेना चाहती हूं।
अब आपको किसी चीज की चिंता करनी नहीं चाहिए, आप बस आराम कीजिए। बेटी, मेरे पास आओ। सविता देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो नीना का हाथ कस कर पकड़ लेती है। शायद पहली बार उन्होंने उसे सच में अपनी बेटी माना था। चलो सभी, अब आराम करो, बहुत रात हो गई है। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं। दूसरी सुबह हवेली के अंदर हलचल मच गई। सविता देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। भैया देखिए ना, माँ को क्या हो गया, जल्दी सब लोग आइए। सभी लोग आए। सविता देवी के तकिए के पास एक चिट्ठी मिली। अरे ये क्या है? मुझे लगता है माँ ने हमारे लिए कुछ लिखा है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरा अंतिम संस्कार उनके पति राजेंद्र प्रसाद के पास किया जाए। माँ, आप हमें छोड़कर चली। समीर, अमन और नीना ने मिलकर उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। अंतिम संस्कार के बाद जब तीनों वापस हवेली लौटते हैं तो हवेली में बहुत सन्नाटा था।